प्यारे बच्चों, उम्मीद करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे और आप एग्ज़ाम की तैयारी बहुत अच्छे से कर रहे होंगे, मस्ती में कर रहे होंगे। और जैसा कि आप लोगों को पता है कि मैं क्लास 10th का एनसीईआरटी बुक से, और वो भी मैथ का एक्सरसाइज बाय एक्सरसाइज वीडियो बनाता हूँ। तो आज हम लोग जो है इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं एक्सरसाइज 5.1 यानी कि समांतर श्रेणी। एपी उसको शॉर्ट फॉर्म में बोला जाता है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, है ना। इसको जो है हम लोग इस वीडियो में इस एक्सरसाइज को एक झटके में ही समाप्त करने वाले हैं। आप वीडियो भगाइएगा नहीं, स्किप नहीं कीजिएगा, कंटिन्यू बने रहिएगा। उसके बाद आप कभी भूल नहीं पाइएगा। इस एक्सरसाइज से कहीं से भी क्वेश्चन पूछेगा या इस तरह का क्वेश्चन पूछेगा तो आप बना लोगे। इसके फॉर्मूला के बारे में त्रिकोणमिति नहीं, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन एपी समांतर श्रेणी का जितना भी फॉर्मूला होता है, इसके बारे में जो भी होता है, हमने इसके परिचय पर भी इससे पहले वाला वीडियो बना रखा है, जो आप जाकर देख सकते हैं। उसमें टोटल फॉर्मूला है। आज हम उसी फॉर्मूला की सहायता से, उसी इंट्रोडक्शन की सहायता से इस एक्सरसाइज को समाप्त करेंगे। तो भाई उस एक्सरसाइज को जो समाप्त करने वाले हैं, सबसे पहले उसके क्वेश्चन को तो देखना जरूरी है। तो हमारे प्यारे बच्चों के मोबाइल स्क्रीन पर जरा सा इस एक्सरसाइज को दिखाया जाए भाई। यहाँ पर चलिए धीरे धीरे देख लीजिए। हम लोग एक एक करके टोटल क्वेश्चन जो है सॉल्व करने वाले हैं, और आप लोग प्यारा सा एक लाइक भी कर दीजिएगा, है ना। अब देखते हैं इसमें जो है इसका पहला क्वेश्चन। आपके तो एक्सरसाइज का जो है पूरा टोटल क्वेश्चन जो है आपको तो स्क्रीन पर दिख रहा है, लेकिन मुझे नहीं दिख रहा है। हमको किताब लेना पड़ेगा, है ना। तो हम किताब भी ले लिए भाई। चलिए, आपको किताब की आवश्यकता नहीं है। पहला नंबर क्वेश्चन पेश किया जाए हमारे बच्चों के लिए मोबाइल स्क्रीन पर, जो जैसा कि आ गया है यहाँ पे क्वेश्चन आप देख सकते हैं, है ना। पहला नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि निम्नलिखित स्थितियों में से किन स्थितियों में संबद्ध संख्याओं की सूची एपी है और क्यों। मतलब नीचे 4 क्वेश्चन दिया हुआ है। पहला नंबर क्वेश्चन में 4 क्वेश्चन दिया हुआ है और कहता है कि आप देखिए या दिखाइए कि क्या इसमें इसका स्थिति बताइए कि कोई एपी में है कि नहीं। अगर एपी में है तो वह कैसे एपी में है भाई। बहुत ही मजेदार क्वेश्चन है यह, है ना। तो एक एक करके हम लोग क्वेश्चन पढ़ते हैं, इसका करते हैं। पहला नंबर क्वेश्चन कहता है कि प्रत्येक किलोमीटर के बाद का टैक्सी का किराया, प्रत्येक किलोमीटर के बाद का टैक्सी का किराया यानी ऑटो किराया हो गया या जो भी है, बस हो गया, जो भी हो, टैक्सी का किराया, जबकि प्रथम किलोमीटर के लिए किराया 15 रुपया है। प्रथम किलोमीटर के लिए किराया कितना है? 15 रुपया है। लेकिन कहता है कि प्रत्येक अतिरिक्त किलोमीटर के लिए किराया 8 रुपया है। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर सबसे पहले इस क्वेश्चन में कहता है कि चूंकि प्रत्येक अतिरिक्त किलोमीटर की किराया दे दिया है आपको, वह कितना है? 8 रुपया है। तो हम लिखेंगे यहाँ पर सबसे पहले, चूंकि प्रत्येक अतिरिक्त किलोमीटर के लिए किराया इक्वल टू कितना दिया है भाई? 8 रुपया ही दिया है। प्रत्येक अतिरिक्त किलोमीटर के लिए किराया दिया है आपको 8 रुपया दिया हुआ है। चलिए, ये तो हमने क्वेश्चन से ही लिख लिया, क्वेश्चन में जो दिया हुआ है यह। फिर उसके बाद इसमें कहता है कि प्रथम किलोमीटर का किराया, प्रथम किलोमीटर का किराया कितना है भाई? तो 15 रुपया है। इसको भी लिखते हैं हम, प्रथम किलोमीटर किराया 15 रुपया है। तो लिखेंगे हम प्रथम किलोमीटर का किराया, यह कितना दिया हुआ है? 15 रुपया, है ना। यह 15 रुपया दिया हुआ है। अब हम देखिएगा, ये पहले दिया हुआ है कि प्रथम किलोमीटर का किराया 15 रुपया और प्रत्येक अतिरिक्त किलोमीटर के लिए किराया 8 रुपया। यानी पहले हम अगर 1 किलोमीटर जाते हैं
तो हमको लगेगा 15 रुपया। लेकिन जैसे ही उस 1 किलोमीटर के अलावा आगे हम बढ़ते हैं, जितना किलोमीटर बढ़िएगा उतना किलोमीटर के हिसाब से 8-8 रुपया बढ़ता जाएगा। मतलब अतिरिक्त इसके अलावा अगर हम आगे हम सफर करते हैं उस टैक्सी से, तो प्रत्येक किलोमीटर के लिए 8 रुपया लगेगा, जो यह कह रहा है ना। और आपको पहले ही हमने बताया है ये समांतर श्रेणी में कि अगर एक ऐसा सीक्वेंस दिया हो और उस सीक्वेंस में एक कॉमन डिफरेंस हो, लेकिन वह कॉमन डिफरेंस यानी एक अंतर है, वह अंतर कैसा है, कांस्टेंट है, तो वह क्या है भाई, एपी में है। और अगर मान लीजिए हम गए पहिलका किलोमीटर एक्स्ट्रा हम चले तो 8 रुपया हो गया, और एक्स्ट्रा फिर दूसरा किलोमीटर गए तो कह रहा है नहीं भैया हम 16 रुपया लेंगे। अब इस तरह से हमारा बढ़ता जाएगा। तो एक कांस्टेंट वैल्यू तो नहीं बढ़ रहा है, यहाँ पर कांस्टेंट किराया नहीं बढ़ रहा है, सबके साथ में अलग बढ़ता चला जा रहा है, उसका अलग अलग हो रहा है, अलग अलग कर रहा है कि नहीं इस पर हम 8 रुपये लेंगे, उस पर जो है 20 रुपये लेंगे, वहां जाएंगे तो 30 रुपये लेंगे। तो ये कांस्टेंट नहीं हुआ डिस्टेंस के हिसाब से, तो वह एपी में नहीं होगा। लेकिन यह लग रहा है एपी में है, लेकिन हमको तो बना के देखना होगा। देखिएगा, अब प्रथम किलोमीटर के लिए किराया 15 रुपया है, दूसरे किलोमीटर के लिए हम लिखेंगे क्या नहीं लिखेंगे, इसमें आगे तक दिया हुआ है तो हम लिखेंगे दूसरे किलोमीटर का किराया। तो ध्यान दीजिए, प्रथम किलोमीटर के लिए किराया कितना है, 15 रुपया है। अब हम दूसरे किलोमीटर में चले गए हैं, प्रवेश कर चुके हैं दूसरा किलोमीटर में, हम दूसरा किलोमीटर के लिए हम मतलब आगे बढ़ने के लिए हम बढ़ चुके हैं, एंट्री कर चुके हैं दूसरे किलोमीटर में। तो जैसे ही दूसरे किलोमीटर में गए तो कह रहा है कि ये 8 रुपया एक्स्ट्रा आपका लगेगा, तो इसमें 8 रुपया क्या हो जाएगा, जुट जाएगा। तो अब जोड़िएगा तो क्या हो जाएगा, 23, तो 23 रुपया हो जाएगा यह, ठीक है, ये 23 रुपया हो गया। अब फिर मान लीजिए अगर हम तीसरा किलोमीटर के लिए चलते हैं, तो तीसरे किलोमीटर के लिए निकाल के देखिए, तीसरे किलोमीटर का किराया। तो तीसरा किलोमीटर के लिए किराया, तो उससे पहले वाला किराया यहाँ 23 रुपया हुआ था दूसरा पे, तो 23 में अब क्या हो जाएगा भाई, 8 रुपया एक्स्ट्रा उसका जुट जाएगा। 23 रुपया में 8 रुपया जुट जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, 31 हो जाएगा, 31 रुपया। देखिए 8 3 11 हासिल 1 2 और 1 3, तो 31 रुपया हो गया। अब हमारे पास एक सूची बनकर तैयार हो गया यहाँ पर, है ना। लिखते हैं कि सूची क्या है, क्योंकि सूची जो हमारे पास बन रहा है, सूची बराबर यानी संख्याओं का सूची, तो सूची क्या है, तो पहले दिया 15, उसके बाद 23, उसके बाद 31। याद रखिए ये जो है ये क्या हो जाएगा, पहला टर्म ये हो जाएगा, ये वाला पहला टर्म हो जाएगा, ये वाला दूसरा टर्म हो जाएगा, ये वाला तीसरा टर्म हो जाएगा, है ना। तो हम यानी मतलब ये 15 A1 A2 A3 हो गया। अब हम कॉमन डिफरेंस देखेंगे कि बराबर है कि नहीं, सार व अंतर जिसको बोलते हैं, डी बोलते हैं। तो सबसे पहले मतलब कम से कम 2 तो कॉमन डिफरेंस आप निकालिएगा, और दोनों बराबर हो जाएगा तो बाकी भी बराबर होगा, तो हम कह देंगे कि हाँ यह एपी में है। तो पहले कम से कम पहले का डिफरेंस निकालना पड़ेगा, तो उसके लिए हम लिख सकते हैं D1, लिख दीजिए, क्योंकि D1, तो D1 इजकल टू, पहले इसमें से 23 में से 15 घटाइएगा, मतलब A2 माइनस A1, तो लिखेंगे हम A2 माइनस A1। तो A2 कितना है भाई, 23 है, माइनस A1 कितना है, 15 है, और घटाइएगा तो 8 आ जाएगा। इसी प्रकार आप अगर D2 निकालते हैं यहाँ, D2, तो D2 निकालिएगा तो देखिए D1 के लिए निकालिए तो उससे तो आगे वाला, यानी यहाँ तो A2 में से हम निकाल दिए, फॉर्मूला D के लिए निकालिए या D1 निकालिए, बात बराबर ही है, D1 या D2। लेकिन D2 के लिए निकालिएगा तो आगे वाला डिफरेंस हमको निकालना पड़ेगा, मतलब A3 में से A2 घटाना होगा हमको, तो लिखेंगे A3 माइनस A2।
तो A3 क्या है भाई 31 है यहाँ, अब माइनस A2 क्या है 23 है, घटाइएगा तो भी यहाँ पे क्या आ जाएगा 8 आ जाएगा, यानी D1 और D2 क्या आ गया बराबर आ गया। तो हम यहाँ लिखेंगे कि चूंकि D1 इज इक्वल टू D2 है इसलिए यह AP में है। यही हमारा क्या हो गया आंसर हो गया। और ये पहला नंबर जो क्वेश्चन था हमारा इतना आसान भाषा में ऐसे जो है इस तरह से क्या होता है सोल्व होता है। चलिए हमारे प्यारे बच्चों के जो है मोबाइल स्क्रीन पर अब दूसरा नंबर क्वेश्चन दिखाया जाए। क्वेश्चन क्या कहता है कि किसी बेलन में उपस्थित हवा की मात्रा जबकि वायु निकालने वाला पंप प्रत्येक बार बेलन की शेष हवा का 1/4 भाग बाहर निकाल देता है। अब कहता है कि बताइए यह जो है एपी में है या नहीं है, अगर है तो कैसे है, नहीं है तो भी कैसे है। तो यहाँ हम सोल्व करेंगे तो उसका आंसर खुद ही मिल जाएगा। क्या कहता है कि एक सिलेंडर है ना, एक सिलेंडर है, सिलेंडर को हिंदी में बेलन बोला जाता है। उसमें कहता है कि हवा भरा हुआ है तो उसमें जो उपस्थित हवा है पहले से अगर उसको एक पंप के द्वारा निकाला जाता है, एक पंप के द्वारा अगर उसको निकाला जाता है पहली बार में, तो उसमें जितना हवा भरा हुआ है उसका यानी जितना हवा पहले से भरा हुआ है उपस्थित है पहले से उसका 1/4 भाग बाहर निकल जा रहा है। और ऐसे अब 1/4 भाग तो निकल गया, फिर जो बचा फिर वही पंप के द्वारा जब एक बार पंप मारा गया तो फिर उसमें से हवा निकला, लेकिन जो बचा हुआ था अब उसका 1/4 भाग फिर से निकल गया। तो ये सिलेंडर जो है बेलन जो है हमने पहले ही बना रखा है, सिलेंडर बनाया है, ज्यादा आपको समझ में आए अच्छा से, क्योंकि सिलेंडर जो है सबके घर में होता है ना, और उससे रूबरू सब कोई है भाई। क्या होता है कैसे निकलता है तो बचता भी है उसमें का गैस, तो इसलिए हमने सिलेंडर के जैसा ही बना दिया है। एक यहाँ पे बेलन सिलेंडर बनाने की कोशिश किया है, थोड़ा बहुत मिल भी रहा होगा। इसी पर हम समझाएंगे, आपको मजा आ जाएगा, बहुत ही आनंद आएगा। देखिए कैसे कि इसमें जो पहले से गैस भरा हुआ है, इस सिलेंडर में जो गैस भरा हुआ है पहले से आप नया लेकर आए और जो गैस भरा हुआ है एक बार इसको दबाए, जब उसको जो है उंगली करते हैं आप दबाते हैं तो एक साउंड के साथ में से क्या होता है गैस निकलता है। कैसे साउंड करता है ना, कैसे ऐसे बजता है, या कहीं दुकान पे भी आप सुनते होंगे जब घर भरता है या निकालता है तो एक साउंड जो है उसमें कुकर के सीटी की तरह बजता है ना। तो जो पहले से इसमें भरा हुआ है गैस, तो जैसे ही उसको दबाया तो जो दबाने पर एक बार दबा के जो छोड़ा तो इसमें जितना था उसका 1/4 भाग बाहर आ गया। अब फिर उसमें जो बच गया फिर उसके बाद जब दबाया यानी दबाने के बाद फिर जो बचा हुआ है उसका 1/4 भाग बाहर आ गया। फिर उसके बाद फिर दबाया तीसरा बार तो जो बच गया था उसका 1/4 भाग बाहर निकल गया, यानी वो तो कम हो ही रहा है इसमें, लेकिन जो बच रहा है उसका 1/4 भाग इस सिलेंडर में से गैस बाहर निकल जा रहा है एक बार दबाने पर, है ना। 2 बार दबाइए तो जो बच गया उसका, 3 बार दबाइए तो फिर जो बचा हुआ था उसका, यानी ऐसे ही करते करते सबका 1/4 भाग निकल रहा है गैस। लेकिन क्वेश्चन में दिया है वायु, तो गैस क्या है वायु ही है, तो चलिए अब वायु ही समझ लीजिए। अब इसको हम सोल्व करेंगे। तो सबसे पहले क्वेश्चन के हिसाब से जो क्वेश्चन आपने देखा अभी है ना, क्वेश्चन जो दिया हुआ है तो इसमें पहले हम क्या करेंगे भाई एक्स और वाई जेड नहीं मानेंगे। इसमें क्वेश्चन जो दे रहा है कि किसी बेलन में उपस्थित हवा की मात्रा जबकि वायु निकालने वाला पंप प्रत्येक बार बेलन की शेष हवा का 1/4 भाग बाहर निकाल देता है, तो यह क्या एपी में है या नहीं, आप जरा सा इसको बताइए। तो हम इसमें बेलन में उपस्थित हवा की मात्रा को क्या करेंगे मान लेंगे। चलिए लिखते हैं हम सबसे पहले बेलन
यानी सिलेंडर बेलन में उपस्थित हवा की मात्रा इक्वल टू 1 यूनिट हम मान लिए। हम ये क्या किए, यूनिट में इसको मान लिए कि इस सिलेंडर में जो गैस भरा हुआ है यानी जो वायु भरा हुआ है वह कितना है भाई, तो 1 यूनिट है ना। ये हम क्या कर लिए, मान लिए कि 1 यूनिट इस सिलेंडर में, इस बेलन में हवा भरा हुआ है ना। फिर उसके बाद अब उपस्थित हवा, जैसे इसमें क्वेश्चन में दिया है ना कि उपस्थित हवा का जो है क्या कर रहा है, 1/4 भाग बाहर निकल रहा है। तो इसमें हम लिखेंगे कि उपस्थित हवा का 1/4 भाग बाहर निकालने पर, क्योंकि क्वेश्चन के ही हिसाब से हम, क्वेश्चन जो कह रहा है उसी के हिसाब से हम लिखेंगे। तो उपस्थित हवा का 1/4 भाग बाहर निकालने पर लिखेंगे, क्योंकि उपस्थित हवा का 1/4 भाग बाहर निकालने पर क्या होता है भाई, देखिएगा जरा सा। तो उपस्थित हवा इसमें हमने क्या मान लिया है, 1 यूनिट माना है, तो 1 हम लिख देते हैं। इसमें से 1/4 भाग मतलब इसका 1/4 भाग बाहर निकल जा रहा है ना। 1/4 भाग बाहर निकल जा रहा है किसका, तो उपस्थित हवा का। तो उपस्थित हवा 1 था, देखिए अब 1/4 हम डायरेक्ट क्यों लिख दिए हैं, है ना। यहाँ थोड़ा सा समझिएगा, उपस्थित हवा का, हवा हमने मान लिया है 1 यूनिट, तो हवा का, उपस्थित हवा का, उपस्थित हवा 1 है, तो 1 का, है ना, 1 का 1/4 भाग, 1/4 भाग यही ना निकल रहा है। तो 1 का 1/4 भाग, एक क्या है, उपस्थित हवा हमने माना है, तो 1 का 1/4 भाग। तो का मतलब आप बेसिक मैथ में पढ़े होंगे, हमने उस पर भी वीडियो बनाया है, आप वहां भी जाकर उसको समझ सकते हैं कि ये सब क्या होता है। बेसिक मैथ जानना चाहिए, है ना, सबको पता होना चाहिए, आगे बहुत काम देता है। उसके बिना मैथ आप नहीं बना पाओगे, इसलिए वो वीडियो आपको देखना चाहिए। अब 1 का 1/4 मतलब 1 का मतलब होता है गुना का, माने गुना यहाँ पर 1/4, तो भाई किसी में भी आप 1 से गुना कीजिएगा तो उतना ही हो जाएगा। तो 1 का 1/4 1/4 ही रह जाएगा। देखिए तो गुना कीजिए, 1 में 1 से गुना कीजिए, 1 4 1/4 1/4 ही रह जाएगा। इसीलिए हम डायरेक्ट यहाँ पर क्या किए, 1/4 ही लिख दिए हैं, है ना। लेकिन आगे ऐसा नहीं होगा, आगे जब इसका टर्म निकालेंगे तो उसमें गुना करके हमको देखना पड़ेगा। फिलहाल अभी जो है इसको तो हमको क्या करना पड़ेगा भाई, सोल्व करना पड़ेगा, है ना। तो इसको जो है देखिएगा, यहाँ जगह बचाने के लिए हम आगे चल रहा है, आप नीचे बनाइएगा। इसका हम क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे। तो एलसीएम लीजिएगा तो 4 हो जाएगा, है ना। तो 4 माइनस तो 3 हो जाएगा, यानी कि अब 3/4 भाग इसमें क्या रह गया, शेष बच गया। ये 3/4 भाग अब शेष बच गया, मतलब इसमें इस सिलेंडर में 3/4, 1/4 भाग निकालने के बाद 3/4 भाग शेष हवा या गैस जो भी कहिए आप, वो बच गया। अब इसके बाद 3/4 भाग जो शेष बचा है उसका 1/4 भाग निकालने पर क्या होगा, क्योंकि अब इसका निकालेंगे हम 1/4 भाग ना। तो लीजिए 3/4 भाग का हम निकालेंगे अब, है ना। तो 3/4 भाग का क्या, पुनः 3/4 का पहले हम 1/4 निकालेंगे, 1/4, तो ये क्या हो जाएगा, 3/4 का 1/4 मतलब ये हो जाएगा 3/4 गुना 1/4, और यह 3 एकम 3/4 चौका 16, यानी 3/4 का 1/4, इसका 1/4 भाग निकल रहा है। अब 3/4 का 1/4 निकालना है, तो पहले हम 3/4 का 1/4 निकालेंगे। तो 3/4 का 1/4 भाग हमने निकाला तो आया हमारे पास 3/16, है ना। अब लीजिए 3/16 हम लिखेंगे। अब 3/16 जो आया हमारे पास, है ना, क्वेश्चन जरा सा ध्यान से पढ़िएगा। इसमें बार बार वही कह रहा है कि उपस्थित यानी जो बच जा रहा है इसमें, उसका 1/4 भाग निकालने पर।
अब 3/4 में से हम क्या कर देंगे, 3/16 घटा देंगे, इसलिए ये वाला 3/4 माइनस 3/16 हम घटाएंगे यहाँ पर, है ना। ये वाला इसका 1/4 भाग इतना आ रहा है, मतलब इतना इसमें से हम माइनस कर दिए, निकाल दिए। तो लीजिए निकाल दिए, तो इसका एलसीएम 16 होगा, 4 चौका 16, भाग कीजिएगा, 4 तिहाई 12 हो जाएगा यह। फिर ये कटेगा, ये एक मतलब ये कट कर तो ये 3 हो जाएगा, है ना। तो फिर यहाँ ध्यान दीजिएगा, 12 में से 3 घटाइएगा तो 9 3 12 और 9 आएगा और 9/16 हो गया, है ना। यहाँ पे हमारे पास मिल गया 9/16 हो गया। अब ध्यान दीजिए जरा सा, हमने 3 टर्म ज्ञात कर लिया। एक पहले ही माना था हमने 1 यूनिट, फिर उसके बाद आ गया हमारे पास 3/4 भाग, उसके बाद ध्यान दीजिए आ गया हमारे पास 9/16, यानी 1 यूनिट जो है यह, इसको हम क्या मान सकते हैं भाई, A1, ये A1 हो ही जाएगा। फिर घटाने के बाद जो बचा था ये वाला जो है A2 हो जाएगा, यानी दूसरा टर्म, है ना, ये वाला A2 हमारा हो जाएगा। फिर इसका जो है हमने निकाला तो आया ये वाला, नहीं 3/16 नहीं, ये तो इसका 1/4 भाग इतना हो गया, तो 3/16 नहीं, ये वाला, तो ये क्या हो जाएगा भाई, A3 हो जाएगा, है ना। 9/16, 3/16 कुछ नहीं है, वो निकालना था उतना। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे भाई, सूची लिखेंगे हम कि यहाँ, इसलिए सूची, हाँ ठीक है, सूची इक्वल टू हमारे पास क्या मिला, तो लिखिए 1, उसके बाद 3/4, उसके बाद 9/16, ऐसे ही डॉट 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 जो है करिएगा तो आगे की तरफ निकलता जाएगा। अब हम निकालेंगे D1, यहाँ पे पहल का इन दोनों के बीच में डिफरेंस, तो D1 इक्वल टू निकालिए तो A2 माइनस A1, A2 कितना है भाई, 3/4 है, माइनस A1 लिख दीजिए आप जरा सा 1, इसका एलसीएम लीजिएगा तो 4 होगा, कटेगा तो 3 माइनस, देखिए ये 4 एकम 4 हो जाएगा, तो आ जाएगा 4 में से 3 घटाइएगा तो 1 आएगा, लेकिन ये 3 में से 4 घट रहा है, उल्टा घट रहा है, कम में से ज़्यादा, तो माइनस 1/4 हो जाएगा। इसी प्रकार जब आप D2 घटाइएगा दूसरा, यानी कि A3 माइनस A2 हो जाएगा। A3 का वैल्यू देखिए कितना है, यहाँ 9/16 है, ये वाला 9/16 माइनस A2 क्या है भाई, तो A2 आपके पास पहले दिया हुआ है ये वाला 3/4, या यहाँ देखिए A2 3/4, तो 3/4 लिखिए आप, इसका एलसीएम लीजिएगा तो 16 हो जाएगा, ये कटेगा तो 9 होगा, ये 4 चौका 16, 4 3 12 हो जाएगा। अब देखिएगा 12 में से 9 गया 3, यानी कि -3/16 आ गया, है ना। अब देखिए क्या दोनों बराबर आया, D1 और D2, मतलब आगे भी बराबर नहीं आएगा, और जब ये नहीं आया आगे बराबर आ भी जाए तो क्या फर्क पड़ता है, वो एपी में हो जाएगा, नहीं होगा, सभी बराबर होना चाहिए, है ना। इसलिए D1 यहां लिखेंगे, चूंकि D1 इज इक्वल टू नॉट D2 है, D1 D2 के बराबर नहीं है, इसलिए यह एपी में नहीं है। ये हो गया हमारा आंसर, सोल्व हो गया। देखिए तो ये चीज समझना पड़ेगा आपको कि इसमें जो है पहले से जो भरा हुआ है उसका 1/4 भाग निकाला जा रहा है, जो बच जा रहा है उसका 1/4 जितना हो रहा है, यानी यहाँ 3/16 हो रहा है, वो उसका निकालने पर, यानी 3/4 का 3/16 निकालने पर, यानी 3/4 में से 3/16 भाग निकाल लेने पर तो बच रहा है मेरे पास 9/16, और यह होगा A3 यानी T3, है ना। तब उसके बाद इसको हम लिखेंगे, उसके बाद सार व अंतर दोनों का ज्ञात करेंगे, उसके बाद देखेंगे कि बराबर है या नहीं है। अगर नहीं है तो वह एपी में नहीं है, अगर यह पहले की तरह यह भी बराबर होता तो क्या होता, यह भी एपी में होता, लेकिन यह है नहीं। चलिए हम बढ़ते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर ये रहा। क्वेश्चन क्या कहता है कि प्रत्येक मीटर की खुदाई के बाद एक कुआं खोदने में आई लागत, जबकि प्रथम मीटर खुदाई की लागत 150 रुपया है और बाद में प्रत्येक मीटर खुदाई की लागत 50 रुपया बढ़ती जाती है। तो यह क्वेश्चन जो है ठीक उसी प्रकार है, कैसा,
टैक्सी वाला, यानी टैक्सी वाला जो पहला नंबर क्वेश्चन था बिल्कुल ये टैक्सी की तरह है। तो लिखते हैं इसमें पहले हम कि जो है प्रत्येक मीटर खुदाई की लागत कितना बढ़ रही है, चूंकि प्रत्येक मीटर प्रत्येक मीटर खुदाई की लागत बराबर कितना, 50 रुपया। प्रत्येक मीटर खुदाई की लागत 50 रुपया बढ़ती है ना। फिर कहता है इसी में कि प्रथम मीटर खुदाई की लागत, तो लिखेंगे इसलिए यानी अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन प्रश्न से कि प्रथम मीटर खुदाई की लागत कितना दिया है भाई, प्रथम मीटर खुदाई की लागत 150 रुपया, 150 रुपया यह दिया हुआ है। प्रथम मीटर खुदाई की लागत 150 रुपया दिया हुआ है। यहाँ ध्यान दीजिएगा, प्रथम मीटर खुदाई की लागत 150 रुपया दिया हुआ है और इसी में जो है इसके बाद प्रत्येक मीटर जब एक्स्ट्रा बढ़ रहा है तो कितना बढ़ रहा है, 50 रुपया बढ़ता चला जा रहा है। ठीक टैक्सी वाला क्वेश्चन की तरह, यह टैक्सी की तरह इसमें भी बढ़ रहा है ना। इसमें 50 रुपया बढ़ रहा है, उसमें 8 रुपया बढ़ रहा था, है ना। चलिए ये प्रथम मीटर के लिए हो गया। जरा सा दूसरे मीटर के लिए देखते हैं। अगर दूसरा मीटर हम खुदवाते हैं वो तालाब जो है या कुआं जो है उसके लिए, तो दूसरे मीटर के लिए, दूसरे मीटर खुदाई की लागत, तो ध्यान दीजिए पहले मीटर के लिए तो 150 है, लेकिन जैसे ही दूसरा मीटर में आप इन कीजिएगा, है ना, एंट्री कीजिएगा, तो क्या बढ़ जाएगा, 50 रुपया बढ़ जाएगा। तो इसमें 50 रुपया आप जोड़ दीजिए तो यह हो जाएगा टोटल 200 रुपया। फिर तीसरे मीटर का भी देख लीजिए जरा सा इसी तरह से, तीसरे मीटर खुदाई की लागत, तो अब 200 पर 50 रुपया बढ़ेगा, तो लीजिए ये है 200 रुपया और इसमें बढ़ जा रहा है 50 रुपया, तो क्या हो गया 250 रुपया, यानी 250 रुपया हो जा रहा है। यानी ऐसे ही बढ़ते बढ़ते जाइएगा और उसमें 50-50 रुपया ऐड होते जाएगा। यह एपी में ही आएगा। अब देख लीजिए जरा सा इसमें जो है संख्याओं की सूची क्या आ रहा है भाई, तो लिखेंगे चूंकि संख्याओं की सूची, हमारे पास क्या मिला संख्याओं की सूची, तो पहले था 150 रुपया, लीजिए 150 रुपया से है, उसके बाद आ रहा है बढ़ रहा है तो 200 रुपया, उसके बाद 250 रुपया, इसी तरह से आगे बढ़िएगा तो ये बढ़ता चला जाएगा। यानी कि एक तरह से कह सकते हैं कि ये हो गया आपका A1, ये हो गया A2, ये हो गया A3, यानी पहला टर्म, दूसरा टर्म और तीसरा टर्म। अब हम संख्याओं की सूची तो हमारे पास आ गया, अब D1 D2 निकाल लीजिए जरा सा, इसलिए D1 इजिकल टू A2 माइनस A1, यह फॉर्मूला तो होता ही है। A2 क्या है इसमें 200, तो 200 माइनस A1 क्या है भाई 150 है, घटाइएगा तो 200 में से 150 घटाइएगा तो 50 आ जाएगा। इसी प्रकार से D2 निकाल के देख लीजिए आप, D2 के लिए क्या हो जाएगा, तो इसको इसमें से घटाना होगा, यानी कि A3 माइनस A2, है ना। तो A3 कितना है 250 माइनस A2 कितना है 200 है, घटाइएगा 250 में 200 तो आ जाएगा 50, यानी D2 आ गया 50। इसलिए हम लिखेंगे यहाँ पर कि जो है, यहाँ लिखिए इधर, चूंकि D1 इजिकल टू D2 है, बराबर है, दोनों कॉमन डिफरेंस है ना, इसलिए यह सूची एपी में है। यही आपका आंसर हो गया। देखिए कितना मजेदार तरीका से ये सॉल्व हो गया, बिल्कुल टैक्सी की तरह, है ना। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। पहला का चौथा नंबर क्वेश्चन देखिएगा बाबू, जो आपके सामने यहाँ दिख रहा है कि खाते में प्रत्येक वर्ष का मिश्र धन, जबकि 10,000 रुपया की राशि 8% वार्षिक की दर से चक्रवृद्धि ब्याज पर जमा की जाती है। इसमें कह रहा है
कि एक दिया हुआ है पहले वर्ष के लिए मूलधन 10,000 रुपया और उस पर जो है समय क्या दिया हुआ है, एक वर्ष दिया हुआ है, यानी प्रत्येक वर्ष के लिए जो बढ़ रहा है वह 8% पर बढ़ रहा है। यानी ब्याज जो है प्रत्येक वर्ष के लिए कितना है, 8% दिया हुआ है। अब उसके हिसाब से जरा सा हम देखते हैं यहाँ पर, तो सबसे पहले यहाँ लिखेंगे समय इक्वल टू एक वर्ष दिया हुआ है ना, समय इक्वल टू एक वर्ष दिया हुआ है। अब पहला वर्ष के लिए मूलधन जो किताब में सीधे यहाँ क्वेश्चन जो दिया हुआ है कह रहा है, तो लिखेंगे पहला वर्ष के लिए मूलधन, पहला वर्ष के लिए मूलधन वही क्या हो जाएगा, 10,000 जो दिया हुआ है 10,000 रुपया। पहला वर्ष के लिए मूलधन 10,000 रुपया हो जाएगा और यही आपका क्या हो जाएगा भाई, A1 हो जाएगा, पहला टर्म हो जाएगा, है ना। अब फिर इस पर क्वेश्चन में क्या हुआ, क्या कह रहा है कि दर इसका जो है 8% है। दर कितना दिया हुआ है, 8%। इसके लिए प्रत्येक वर्ष पर जो है बढ़ रहा है वह कितना बढ़ रहा है, 8%, यानी दर इसका 8% हो गया। तो इसका हम ब्याज निकालेंगे और ब्याज का फॉर्मूला होता है मूलधन गुना समय गुना दर बटा 100। तो लिखेंगे हम यहाँ इसका ब्याज निकालेंगे, लिखिए इसलिए ब्याज इक्वल टू मूलधन गुना समय, ये याद रखिएगा, गुना दर बटा 100। ये फॉर्मूला होता है ब्याज निकालने का कि मूलधन गुना समय गुना दर बटा 100। तो ध्यान दीजिएगा ब्याज मूलधन इसमें क्या है भाई, पहले 10,000 है तो 10,000 हम लिख देंगे, गुना समय कितना दिया हुआ है एक वर्ष तो 1 लिख देंगे, दर कितना दिया है 8 दिया हुआ है, अब बट्टा में कितना 100। ये 2 जीरो से ये 2 जीरो कैंसिल हो जाएगा, यहाँ ये जो है आपका 100 बच रहा है और 8 में 1 से गुना कीजिएगा तो 8 में 100 से गुना कीजिएगा तो 800। यानी इस मूलधन पर पहले वर्ष के मूलधन जो है इस पर 8% ब्याज कितना बढ़ रहा है, 800 रुपया, है ना। अब ये 800 रुपया दूसरे वर्ष के लिए मूलधन में चला जाएगा, तब वह निकल जाएगा दूसरा वर्ष का मूलधन कितना होगा। तो लिखेंगे इसलिए दूसरे वर्ष के लिए मूलधन, तो पहले से उसका है 10,000, अब 8% बढ़ रहा है तो 8% ब्याज कितना बढ़ा तो वह 800 है, इसमें 800 क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा, यह हो जाएगा 10,800 रुपया, है ना। और यह हो जाएगा आपका A2 दूसरा टर्म हो जाएगा, है ना। अब इस पर भी दर कितना लग रहा है, 8% लग रहा है। अब एक साल तो खत्म हो गया, फिर इसके बाद जो दूसरा साल आ रहा है लेकिन वो अभी तो एक साल के लिए हो रहा है, पहले तो समाप्त हो गया। तो सबके लिए प्रत्येक वर्ष दिया हुआ है, प्रत्येक वर्ष के लिए तो एक वर्ष रह जाएगा, इसके लिए भी समय कितना हो जाएगा, एक वर्ष। ये नहीं कि दूसरा वर्ष के लिए निकालिएगा तो 2 वर्ष हो जाएगा, ऐसा नहीं है। तो 2 वर्ष तो तब तो फिर वो भी इसमें ऐड हो जाएगा, तो ऐसा नहीं है। प्रत्येक वर्ष के लिए 8% दिया है अलग अलग, है ना। अब ये जो है इस पर फिर अगला साल जो है 8% लगेगा, तो इस पर जरा सा निकाल कर देखते हैं हम क्या होता है। ठीक इसी प्रकार से ब्याज बराबर हम निकालते हैं, इसलिए इसका भी ब्याज निकालिए, कितना आता है ब्याज, ये यहाँ लिखने का मतलब इसका ब्याज हम निकाल रहे हैं। तो ब्याज बराबर फॉर्मूला होता है मूलधन गुना समय गुना दर बटा 100। तो मूलधन, इसके लिए मूलधन क्या है तो 10,800, मूलधन गुना समय एक वर्ष है, दर कितना है इसके लिए भी 8% है, अब बट्टा में 100 है। देखिए 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो गया, है ना। तो बच क्या गया यहाँ पर, गुना कीजिएगा यहाँ से सीधे सीधे, तो 8 अट्ठाई 8 अट्ठे 64, 64 के 4 हासिल 6, है ना। फिर उसके बाद से यहाँ पे क्या हो जाएगा, 0 है तो ये 6 यहीं का यहीं रह जाएगा और 8 में 1 से गुना कीजिएगा तो 8 हो जाएगा। यानी कि इस पर ब्याज कितना बढ़ रहा है, 864 रुपया बढ़ रहा है। इस पर था 800 रुपया, अब ये बढ़ा है तो इस पर भी तो आ जाएगा इसका 864 रुपया, ये भी तो बढ़ जाएगा, तो 864 रुपया हो गया। तो 864 रुपया बढ़ गया, ये वाला 864 रुपया हुआ। तो जरा सा क्वेश्चन एक बार फिर पढ़िएगा यहाँ,
कि प्रत्येक वर्ष मिश्रधन जो है उसका, जबकि 10,000 रुपया की राशि 8% वार्षिक की दर से चक्रवृद्धि ब्याज पर जमा की जाती है। तो हम यहाँ पे दूसरे वर्ष के लिए तो मूलधन निकाल लिए हैं, तो अब ये जो है इसमें जब जुटेगा जा करके कौन 864 रुपया, तो क्या हो जाएगा, यह वह तीसरे वर्ष के लिए मूलधन हो जाएगा। तो हम लिखेंगे यहाँ तीसरे वर्ष के लिए मूलधन, इधर लिखते हैं भाई। अब तीसरे वर्ष के लिए मूलधन, तो तीसरे वर्ष के लिए मूलधन, तो दूसरा वर्ष में उसका ब्याज उठेगा, तो दूसरा वर्ष का क्या था 10,800 था, यहाँ 10,800, इसमें मूलधन इस पर कितना आया था भाई, तो 864 रुपया, तो 864 रुपया हम यहाँ लिख देंगे। अब देखिए तो जरा सा ये वाला जब जोड़िएगा तो आपका आ जाएगा 11,664 रुपया। देखिए तो 4 का 4 आ गया, 6 में 0 जोड़ेंगे तो 6 हो जाएगा, 8 में 8 जोड़ेंगे तो 16, 16 का 6 हासिल 1, तो 0 में 1 तो 1 रह जाएगा, और ये फिर यहाँ पर 1 उतर जाएगा। तो हमारा टोटल आ गया 11,664 रुपया आ गया। अब देखिए A2 हो गया था, तो ये हो जाएगा आपका A3। अब तो हमारे पास सूची मिल गया, हम लिख सकते हैं सूची। तो लीजिए लिख दिए, तो पहले सूची इक्वल टू हमारे पास क्या मिल रहा है, तो सूची इक्वल टू पहला वाला आया था, पहला तो दिया है 10,000 रुपया, तो लिख दीजिए 10,000। दूसरा क्या आया था 10,800, 10,800। तीसरा है 11,664। ऐसे ही आगे आप निकालिएगा तो निकलता चला जाएगा, वो 11,664 के स्टॉप नहीं है, बढ़ता जाएगा जितना आप निकालिएगा। हमारे पास ये सिर्फ क्या मिला है, सूची मिला है, इसलिए निकालेंगे D1 इक्वल टू, तो D1 इक्वल टू A2 माइनस A1। A2 इसका क्या है भाई, तो यही ना है 10,800, अब माइनस A1 कितना है, तो 10,000 है ना, घटाइएगा तो इसमें से तो 800 आ जाएगा। जरा सा देखिए तो D2 निकाल करके, D2 क्या हो जाएगा A3 माइनस A2, तो A3 कितना है 11,664, अब माइनस A2 कितना है भाई, तो 10,800, है ना, दिख रहा है, नहीं भी दिख रहा है तो हम बोल दिए हैं 11,664 माइनस 10,800। अब घटाइएगा यहाँ पर तो कितना हो जाएगा भाई, 864 रुपया आ जाना चाहिए, यही ना जोड़े थे इसमें। देखिए तो ये 4 में से 0 घटाइए तो 4 हो गया, फिर ये वाला जो है आपके पास देखिएगा ये 6 है तो 16 होगा, 16 में से 8 गया 6 हो जाएगा, है ना, सॉरी ओहो गलत हो रहा है, ये 4 में से 0 घटा 4, 6 में से 0 घटा 6, अब ये बचा तो 16, 16 में से जो है क्या हो जाएगा, इसका घटेगा डायरेक्ट यहाँ, तो 8 बच जाएगा, तो हमारे पास बच जाएगा क्या हो जाएगा 864 बच जाएगा, है ना। अब देखिए ये आया 800 और ये रह गया 864, 64 रुपया का अंतर हो जा रहा है ये दोनों में, बाकी और निकालिएगा तो और ज्यादा अंतर चला जाएगा। तो यहाँ लिखेंगे इसलिए D1 इक्वल टू नॉट D2, जब ये दोनों बराबर नहीं है इसलिए यह AP में नहीं है ना। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, ये हमारा 4 क्वेश्चन था, 4 को 4 दिए। अब क्वेश्चन नंबर इसके बाद से और मजेदार हो गया, 2 नंबर क्वेश्चन बहुत आसान है। हाँ तो बाबू नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, देखिएगा क्वेश्चन नंबर 2 कहता है दी हुई एपी के प्रथम 4 पद लिखिए, जबकि प्रथम पद फर्स्ट टर्म दे दिया है वह ए है, और सार व अंतर यानी कॉमन डिफरेंस डी जो दिया हुआ है निम्नलिखित है। पहला नंबर है इसका ए, प्रथम पद 10 दिया हुआ है, डी 10 दिया हुआ है। अब इसके बाद जो 4 गो टर्म है वह ज्ञात करना है, तो बहुत ही आसान है। देखिएगा यहाँ पे फॉर्मूला हमने पहले ही बताया है आपको, इसका जो है क्या कहते हैं, ये श्रेणी आपका एपी है, समांतर श्रेणी है ना। तो एपी के परिचय में हमने आपको सारे के सारे फॉर्मूला बताया है, हमने उसमें ट्रिक भी बताया है, और टोटल फॉर्मूला जो है बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट के साथ में हमने बताया है, उसमें जरा सा जाकर वहां पे देख लीजिएगा। इसमें ए दे दिया, डी दे दिया,
तो प्रथम पद तो दे दिया, तो हमको दूसरा ज्ञात करना है, इसलिए हम यहाँ लिखेंगे यहाँ पे T2। T2 का फॉर्मूला हो जाएगा A प्लस डी, ये सब हमने बताया है पहले। तो A का वैल्यू यहाँ दे दिया 10, D का वैल्यू दे दिया 10, तो ये हो जाएगा 20, है ना। तो इसका ये T2 क्या हो जाएगा 20। अब T3 निकालिए जरा सा, T3, तो T3 क्या हो जाएगा, इसका फॉर्मूला लगाइए A प्लस 3 से पहले वो कम कीजिएगा तो 2 और D गुना हो जाएगा। तो A क्या है भाई 10 है, अब प्लस 2 इंटू डी क्या है 10 है, तो 10 प्लस 2 दहिया 20 और 10 जुड़िएगा तो 30 हो जाएगा। अब T4 जरा सा याद कीजिए, यहाँ पर T4 फॉर्मूला लिखिए A प्लस 4 से कम एगो 3 और D गुना हो जाएगा, है ना। तो A क्या है 10 है, प्लस 3 गुना D क्या है 10, तो ये 10 तिया 30 और 30 10 40 हो जाएगा। ये कहता है क्वेश्चन कि प्रथम 4 पद ज्ञात करना है, तो हमको 4 गो पद ज्ञात करना है, प्रथम 4 गो पद ज्ञात करना है। तो 4 गो पद तो हमने यहाँ लिख लिया भाई, 4 पद ज्ञात करना है, इसमें दिया हुआ है, तो पांचवा भी तो ज्ञात करना होगा, तो ज्ञात कर लीजिए यहाँ पर जरा सा। T5 का फॉर्मूला हो जाएगा A प्लस 5 से कम एगो 4 यानी 4D, A का वैल्यू 10 प्लस 4 इंटू D का वैल्यू क्या है 10, तो देखिए तो 10 चौका 40 और 40 10 50, इसलिए प्रथम लिखेंगे हम प्रथम 4 पद इजकल टू, हमने जो लिखा है वो ज्ञात लिखेंगे यहाँ पे, है ना। वो क्या है भाई, तो देखिए यहाँ से, ये तो पहले से ही दिया हुआ था, हमने यहाँ से ज्ञात किया है, तो 20, उसके बाद 30, उसके बाद 40, उसके बाद 50, हमारा ये क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। ठीक है, फिर दूसरा नंबर क्वेश्चन इसका देखिएगा। दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या कहता है इसी का कि दूसरा में A बराबर -2 दिया हुआ है, A इजकल टू -2 और D इजकल टू क्या दे दिया 0 दे दिया। A का वैल्यू -2 और D का वैल्यू 0 दे दिया, है ना क्वेश्चन यही वाला। अब इसका भी ऐसे ही ज्ञात करना है, तो चलिए हम लिखते हैं। इसलिए T1 तो ये दे दिया है, तो हम T2 से ज्ञात करेंगे, है ना। तो T2 इजकल टू, ठीक यही वाला प्रोसेस चलेगा, A प्लस डी। तो A का वैल्यू है यहाँ देखिए -2 और प्लस D कितना है 0, तो ये हो जाएगा आपको -2 ही हो जाएगा, है ना। T2 का भी वैल्यू क्या हो जाएगा -2 हो जाएगा। देखिए T2 यहाँ A प्लस डी हमने लगाया और यहाँ D क्या है 0 है, तो -2 हो जाएगा इसका। फिर उसके बाद ध्यान दीजिए यहाँ पर, फिर T3 हम ज्ञात करेंगे। अब T3 लीजिए यहाँ लिखते हैं A प्लस 2D, है ना। तो A प्लस 2D, तो लीजिए A का वैल्यू क्या है यहाँ देखिए तो -2 अब प्लस 2 इंटू D का वैल्यू क्या दिया है 0 दिया है, लीजिए 0। अब देखिए -2 अब प्लस 2 0 0, है ना, तो ये क्या हो जाएगा -2 हो जाएगा। T4 यानी इसमें ये है कि जो है D क्या दिया है 0 दिया है, तो सब क्या हो जाएगा इसका -2 ही हो जाएगा, है ना। तो T4 का भी लगाइए आप A प्लस 3D, A का वैल्यू -2 और प्लस 3 इंटू D 0, तो ये क्या हो जाएगा ये भी -2 हो जाएगा। क्यों, क्योंकि 3 0 0 है, इसमें से जुड़िएगा तो -2 हो जाएगा। फिर है यहाँ पर T5 निकालिए आप, प्रथम 4 गो पद, तो A प्लस 4D, तो A का वैल्यू है आपको -2 और प्लस 4 इंटू D का वैल्यू 0, तो ये भी हो जाएगा -2, इसलिए लिखेंगे प्रथम 4 पद इक्वल टू क्या आ गया, तो -2 -2 -2 -2, यही आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। ध्यान दीजिएगा, इसका तीसरा नंबर क्वेश्चन है, A बराबर दिया हुआ है 4 और D बराबर दिया हुआ है -3। लेकिन एक चीज यहाँ ध्यान देने वाली बात है, कहता है क्वेश्चन कि दी हुई AP के प्रथम 4 पद लिखिए, यानी जो AP यह दिया हुआ है, यह AP का ही दिया हुआ है, प्रथम पद दे दिया है और D दे दिया है, तो दी हुई AP का प्रथम 4 पद लिखिए, जबकि प्रथम पद A और सार व अंतर D निम्नलिखित है। मतलब इसमें प्रथम पद दे ही दिया है, यानी हम लोग जो इससे पहले वाला में अभी एक एक्स्ट्रा निकाल दिए है ना,
एक्स्ट्रा वो निकाल दिया गया है। तो उस तरह भी नहीं करना है, इसी में से लिख देना है, जो दिया है पहले का उसी का प्रथम पद लिख देना है ना। तो देखते हैं इसका, जैसे अभी बता रहे हैं हम, वो भी गलत नहीं है। उसमें क्या है कि एक एक्स्ट्रा पद निकल गया है ना, तो प्रथम पद इसका पहले का पद दे ही दिया है, उसके बाद 3 गो और निकाल के और 4 गो पद लगातार लिख दीजिए तो हो जाएगा। तो प्रथम पद इसका दे दिया है 3 a बराबर 4, ये प्रथम पद हो गया, d बराबर -3 हो गया। अब दूसरा का पद हम डायरेक्ट निकालेंगे तो t2, तो फॉर्मूला होता है a प्लस डी। लीजिए तो a प्लस डी, तो a क्या है इसका 4, अब प्लस d क्या है तो -3। अब देखिए ये हो जाएगा 4, अब प्लस माइनस -3, तो 4 में से 3 घटाइएगा तो 1 हो जाएगा, है ना। अब t3 ज्ञात कीजिए, t3 का फॉर्मूला हो जाएगा a प्लस 2 इंटू डी। ए का वैल्यू दे दिया है 4, अब प्लस 2 इंटू डी का वैल्यू क्या है भाई तो -3। लीजिए 4, ये प्लस माइनस गुना होगा यहाँ, तो ये माइनस हो जाएगा और 2 तिया 6 हो जाएगा, तो 4 में से 6 घटाइएगा तो -2 हो जाएगा। t4 भी हमको ज्ञात करना है, यानी चौथा इसका टर्म, तो t4 लिख लीजिए। t4 तो a प्लस 3d, a का वैल्यू दिया हुआ है 4, अब प्लस 3 का वैल्यू क्या है भाई, 3 का वैल्यू कह रहा है 3 इंटू डी का वैल्यू क्या है -3। अब लीजिए प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, है ना, तो 3 तिया 9, 9 में से 4 गया 5, लेकिन यहाँ -5 होगा क्योंकि 4 में से 9 घटाया जा रहा है -5, यानी 4 गो प्रथम 4 गो पद, जिसमें से एगो पद पहले ही दे दिया है, इसलिए हम लिखेंगे डायरेक्ट यहाँ, इसलिए प्रथम 4 पद वह क्या है भाई, तो देखिए तो यहाँ से जैसा पहले का पद दे दिया है a, ये 4 हो जाएगा, है ना। दूसरा का पद क्या हुआ 1 हो गया, तीसरा का पद क्या हो गया -2 हो गया, और चौथा पद क्या हो गया -5 हो गया। यही आपका क्या हो गया आंसर हो गया। अब आता है क्वेश्चन नंबर इसका 4, नहीं 2 का 4। तो 4 नंबर क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, इसमें दिया हुआ है a इक्वल टू, यानी कि प्रथम पद a इक्वल टू -1 दे दिया है, और d इक्वल टू दिया है 1/2, यह दिया हुआ है ना। चलिए इसको भी ज्ञात करने की कोशिश करते हैं हम। चौथा नंबर तो a दे दिया, उसके बाद से d दे दिया इसमें 1/2, तो t1 इसका क्या हो जाएगा भाई a हो जाएगा यहाँ -1, इसलिए t1 इक्वल टू दे दिया है -1। हमको ज्ञात करना है t2, तो t2 तो फॉर्मूला हो जाएगा a प्लस डी। a का वैल्यू क्या है भाई देखिए -1, अब प्लस d का वैल्यू है 1/2, है ना। अब लीजिए यहाँ पर आगे बढ़िए जरा सा, इसका एलसीएम लीजिएगा तो क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा ये वाला, और 2 में 1 से गुना कीजिए तो -2, अब प्लस ये घटेगा 2 एकम 2 1 एकम 1, तो 1 में से 2 घट रहा है, 1 प्लस है और माइनस ये 2 है, तो 1 में से 2 घटाइएगा तो -1 होगा, तो -1/2 आ जाएगा, यानी कि t2 इक्वल टू -1/2 आ गया, है ना। अब चलिए t3 हम ज्ञात करते हैं। t3 तो फॉर्मूला लगाएंगे a प्लस 2d, a का वैल्यू दिया हुआ है पहले से, यहाँ देखिए -1, तो -1 अब प्लस 2 इंटू डी का वैल्यू क्या है भाई 1/2, लीजिए गुना ही कर दीजिए इंटू 1/2, ये 2 और 2 कैंसिल हो गया, तो आ गया -1, अब +1 कैंसिल, कटकर घटकर 0 आ गया। t4 निकालिए, t4 a प्लस 3d, तो a का वैल्यू क्या है भाई -1 है, देख सकते हैं -1, अब प्लस 3 इंटू डी का वैल्यू क्या है तो 1/2 है ना। तो ये हो जाएगा -1 प्लस 3 एकम 3/2, इसका एलसीएम लीजिएगा तो 2 हो जाएगा, 2 एकम 2 -2 हो जाएगा, प्लस कटेगा ये तो 3 हो जाएगा, 3 ज़्यादा है क्योंकि ये पॉजिटिव है, 3 में से 2 घटाइएगा तो 1 आएगा, नीचे 2 है तो 1/2 आ गया t4 का वैल्यू, इसलिए लिखेंगे हम प्रथम 4 पद इक्वल टू वह क्या है, तो लिखिए जरा से यहाँ से सीधे सीधे t1 यानी a -1 लिख दीजिए -1, उसके बाद t2 यहाँ है -1/2, उसके बाद t3 0, उसके बाद t4 है ना, t1 t2 t3, और उसके बाद t4 1/2, ये हो गया हमारा आंसर प्रथम। अब हमारा दूसरा का जो है ये 5वां नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, तो इसमें पहला दिया हुआ है a इक्वल टू
-1.25 यानी कि प्रथम पद हो गया यह, और d इक्वल टू दिया हुआ है -0.25 नहीं, यानी कि T1 इसमें क्या हो जाएगा, इसका प्रथम पद वही जो a दिया हुआ है तो -1.25, और T2 तो T2 इक्वल टू फॉर्मूला लगाएंगे a प्लस d, उसको जोड़ देंगे, a का वैल्यू है -1.25 प्लस d का वैल्यू क्या है भाई, यहाँ पर ध्यान दीजिए d का वैल्यू तो -0.25। अब ये रहा ये -1.25 प्लस माइनस माइनस हो जाएगा और 0.25 हो जाएगा। ये दोनों ऋणात्मक है, दोनों कर्जा में है, दोनों कर्जा एक जगह आएगा, मतलब यह जुटेगा और कर्जे में ही रहेगा, है ना, ऋणात्मक ही रहेगा, माइनस में ही रहेगा। अब जुड़िए जरा सा, तो ये देखिए 5 5 10 के 0 आया, हासिल 1, फिर उसके बाद से देखिए यहाँ पे 2 और 2 4, हासिल 1 था तो 4 और 1 5, यहाँ पॉइंट आ गया है ना, और 1 में 0 जुटा तो यहाँ 1 हो गया, यानी कि -1.50 आ गया। इसी तरह से आप T3 ज्ञात कीजिए जरा सा, तो T3 का फॉर्मूला लगाइए a प्लस 2 इंटू डी, ए का वैल्यू क्या है तो -1.25 प्लस 2 इंटू डी का वैल्यू है -0.25 अब ध्यान दीजिए यहाँ पे -1.25 आई प्लस माइनस माइनस, अब देखिएगा ये गुना कीजिएगा तो 25 गुना 50 यानी कि -0.50 आ जाएगा, है ना। अब लिखिए इसको जरा सा जोड़िएगा घटाइएगा, तो ये देखिएगा 5 में 0 जुड़ेगा तो 5 हो जाएगा यहाँ पर, और फिर ये है यहाँ पर 5 और 2 तो 7 हो जाएगा, अब पॉइंट है तो पॉइंट आ जाएगा। अब ये देखिए 1 और 0 है तो जुटेगा तो 1 हो जाएगा और माइनस रहेगा, -1.75 हो गया। T3 का वैल्यू -1.75 हो गया। उसके बाद T4 हो गया यहाँ पे, तो T4 हमारा क्या है भाई, तो T4 का फॉर्मूला है a प्लस 3d, तो T4 a प्लस 3d, तो a का वैल्यू है -1.25 प्लस 3 इंटू डी का वैल्यू है यहाँ -0.25, है ना। अब देखिए -1.25 रह जाएगा, अब प्लस माइनस माइनस होगा तो ये देखिए 25 तिहाई 75 यानी कि 0.75 आ जाएगा ये। उसके बाद से इसको ऐड कीजिएगा तो माइनस में ही रहेगा, ये देखिए 5 और 5 क्या हो जाएगा 10, तो 10 का 0 हासिल 1, है ना। और ये देखिए 7 और 2 9 और 9 और 1 10, तो 10 का 0 ही रह जाएगा हासिल 1, लेकिन पॉइंट है यहाँ। अब देखिए 1 में और वो 0 हासिल 1 है तो 1 हो जाएगा यहाँ पर। अब ये जो है डबल 0 का मतलब क्या है, एक एक सिंगल 0 है यहाँ पर, ये देखिए 5 और 5 10 का 0 हासिल 1, फिर उसके बाद से 7 और 2 9 1 10 के 0 हाथ में 1 1 और 0 1 सॉरी 1 1 2 हो जाएगा ये, तो ये हो गया हमारे पास -2.0 यानी कि 2 हो गया, सभी पॉइंट में है इसीलिए इसको भी पॉइंट में ही रहने दीजिए। अब लिखेंगे हम इसलिए प्रथम 4 पद इक्वल टू पहला लिखिए, तो पहला क्या है T1 माइनस यहाँ पर -1.25, उसके बाद देखिए T2 -1.50 है ना, उसके बाद T3 -1.75 है ना, उसके बाद देखिए -2.0, यही आपका क्या हो गया आंसर हो गया। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। अब हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, जो आपके स्क्रीन पर ये दिखाई दे रहा है और हम यहाँ नोट भी किए हुए हैं। क्या कहता है यह कि निम्नलिखित में से प्रत्येक एपी के लिए प्रथम पद तथा सार व अंतर लिखिए। इसमें 4 ठो क्वेश्चन दिया हुआ है, जैसे मान लीजिए पहला नंबर है, इसमें तीसरा नंबर का पहला नंबर के 3 1 यानी 3 1 और -1 -3 डॉट 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 ऐसे दिया हुआ है, यानी जितना भी दिया हुआ यह एपी है, एपी में है, और इसका कहता है कि आप प्रथम पद लिखिए और सार्वंतर यानी कि कॉमन डिफरेंस लिखिए। बहुत ही आसान है। प्रथम पद पहले कहता है तो देखिएगा प्रथम पद यानी कि पहला टर्म यानी T1
लीजिए तो T1 इक्वल टू क्या है भाई 3 है। अब हमको इसका सार्वंतर निकालना है, तो सार्वंतर यानी कॉमन डिफरेंस D इक्वल टू तो A2 माइनस A1 हो जाएगा, फॉर्मूला ही होता है A2 माइनस A1। याद रखिए आप टर्म को T से यानी पद को T से या A से दोनों से यानी दोनों में से किसी से भी सूचित कर सकते हैं, लिख सकते हैं, है ना। T हम इसलिए यूज किए कि T से टर्म होता है, ये ज्यादा आपको आसानी से याद रहेगा इसलिए। अब D इक्वल टू T2 माइनस T1 भी लिख सकते हो आप, तो A2 माइनस A1, A2 यानी पहला दूसरा टर्म ये है 1 माइनस इसका A1 पहला टर्म यानी 3 है, यहाँ पर घटाइएगा 1 में से 3 तो -2 हो जाएगा, यानी पहला टर्म ये हो गया और D इसका सार्वंतर ये हो गया, है ना। इसलिए T1 इक्वल टू 3 और D इक्वल टू क्या आ गया -2, यही इसका आंसर हो गया। दूसरा नंबर क्वेश्चन देखिएगा बाबू, दूसरा नंबर क्वेश्चन है यहाँ पर कि T1 यानी कि T1 पहले ही जो होगा वह T1 हो जाएगा यानी -5 और D इक्वल टू यानी A2 माइनस A1 ऐसे ही ज्ञात करना है, यानी दूसरका में से पहले का घटा देना है। दूसरका इसका क्या है -1 है, घट रहा है, और पहला तो पहला क्या है -5 है ना। लीजिए तो -1 माइनस माइनस +5 हो जाएगा और 5 में से 1 घट रहा है यह 4 हो जाएगा। इसलिए T1 इक्वल टू यहाँ पर आपको -5 है ना एंड D इक्वल टू 4 इसका आंसर हो जाएगा। उसके बाद तीसरा नंबर क्वेश्चन में देखिएगा यहाँ पर D इक्वल टू, तो D इक्वल टू क्या हो जाएगा भाई, इसमें से इसको हटा दीजिएगा A2 माइनस A1, तो 5/3 माइनस 1/3, इसका एलसीएम लीजिएगा तो 3 हो जाएगा, 3 3 कटेगा तो यहाँ क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा, ये भी 3 3 कटेगा तो 1 हो जाएगा, 5 में से 1 घटाइएगा तो क्या हो जाएगा 4, 4/3 हो जाएगा। लिखेंगे इसलिए T1 यानी प्रथम पद क्या है तो 1/3 है, तो 1/3 लिखेंगे एंड D इक्वल टू अभी आप ज्ञात किए हैं तो वह है 4/3 आंसर, है ना। इसका चौथा नंबर क्वेश्चन देख लीजिए जरा सा। तीन के बाद चौथा नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं भाई। तो चौथा नंबर क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, इस पर 0.6 दिया हुआ है, 0.6 कॉमा कॉमा के बाद है 1.7, 1.7, 1.7 के बाद दिया हुआ है 2.8, 2.8, उसके बाद दिया हुआ है 3.9, उसके बाद डॉट 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 बना और भी है इसमें। तो इसका पहले हम निकाल लेते हैं, डायरेक्ट डी निकालते हैं। तो डी निकालिएगा तो दूसरा में से पहले का घटा दीजिएगा, यानी कि 1.7 में से 0.6 घटेगा, है ना। तो देखिएगा 7 में से 6 घटाइएगा तो 1 पॉइंट है तो पॉइंट आ जाएगा दशमलव, फिर 1 में से 0 घटाइएगा तो 1 आ जाएगा यानी 1.1 हो गया। इसलिए यहाँ आराम से लिख सकते हैं कि T1 इक्वल टू यानी प्रथम पद इसका पहलका है जो प्रथम स्थान पर आया, है ना, तो वो प्रथम पद हो जाएगा। तो 0.6 एंड इसका D, तो D इक्वल टू आप क्या ज्ञात किए हो 1.1, यही आंसर हो जाएगा इसका, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 4। हाँ तो बाबू अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। देखिएगा जरा सा 4 को 4 के देखा जाए। देखिएगा यहाँ पे स्क्रीन पे क्वेश्चन दिख रहा होगा आपको, मैं पढ़ता हूँ। क्या कहता है कि निम्नलिखित में से कौन कौन एपी में है। इसमें टोटल जो है 15 क्वेश्चन दिया हुआ है ना। कहता है कि निम्नलिखित में से कौन कौन एपी में है। यदि कोई एपी में है यानी जो एपी में होगा उसका आप सार व अंतर ज्ञात कीजिए और उसका 3 ठो टर्म और ज्ञात कीजिए, यानी अगला टर्म और 3 ठो ज्ञात कीजिए। जो एपी में होगा उसी का सार व अंतर तो लिखना ही है, लेकिन जो एपी में होगा उसी का और 3 को टर्म और ज्ञात करना होगा। इसमें टोटल 15 क्वेश्चन है ना। तो 15 क्वेश्चन है तो यहाँ 2 ठो क्वेश्चन हम नोट किए हुए हैं। पहला नंबर क्वेश्चन है इसका, कहता है 4 का पहला कि 2 4 8 16 डॉट 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 और भी आगे तरफ है यहाँ पे। सबसे पहले यहाँ ठीक वैसे ही जो पहला में हमने यहाँ पे ज्ञात किया था कि वह एपी में है या नहीं, 2 ठो सार्वंतर हम ज्ञात करते थे, तो वैसे ही यहाँ भी ज्ञात कर लेंगे। तो पहले लिखेंगे D1, चूंकि D1 तो D1 इक्वल टू A2 माइनस A1 हम लिखेंगे, है ना। देखिएगा A2 माइनस A1 तो मतलब A2 क्या है 4 माइनस A1 क्या है 2,
घटेगा 4 में से 2 घटाइएगा तो 2 हो जाएगा। ठीक इसी प्रकार D2 ज्ञात कीजिए जरा सा। D2 तो D2 के लिए क्या हो जाएगा भाई, A3 माइनस A2 हो जाएगा। A3 में से A2 घट जाएगा, है ना। लीजिए तो A3 का वैल्यू है यहाँ 8, A2 का वैल्यू क्या है 4, मतलब दूसरा टर्म 8 में से 4 घटाइएगा तो 4 आ जाएगा। मतलब और भी ज्ञात कर सकते हैं, D3 भी ज्ञात कर सकते हैं, लेकिन क्या फायदा, यहाँ 2 से ही हमको समझ में आ रहा है, क्लियर हो जाएगा। तो लिखेंगे चूंकि D1 इजकल टू नॉट D2 है। देखिए तो ये 2 है और ये 4 है, कांस्टेंट वैल्यू होना चाहिए। सार्वअंतर यानी कि डिफरेंस जो आना चाहिए, अंतर आना चाहिए, वो कांस्टेंट वैल्यू होना चाहिए, है ना, सबके बीच में, जो यहाँ नहीं है। इसलिए हम लिखेंगे यह AP में नहीं है ना, इसलिए यह AP में नहीं है। चलिए दूसरा को देखते हैं। जब यह AP में है, ये नहीं है, इसका कॉमन डिफरेंस नहीं होगा, तो हम कॉमन डिफरेंस भी नहीं लिखेंगे और इसका अगला 3 टर्म ज्ञात करेंगे। जो यहाँ पे नहीं है तो हम नहीं ज्ञात करेंगे। उसमें देखते हैं क्या होता है भाई। यहाँ पे लिखेंगे चूंकि D1, तो D1 इजकल टू निकालिएगा यहाँ इसी तरह से A2 माइनस A1। A2 क्या है, इसका दूसरा टर्म 5/2 माइनस A1 क्या है भाई, तो A1 है इसका 2। इसका एलसीएम लीजिए तो 2 होगा, 2 2 कटेगा यहाँ तो 5 आ जाएगा, ये 2 दूना 4 हो जाएगा, डायरेक्ट गुना है। 5 में 4 घटाइए तो 1/2 आ गया। चलिए D2 हम ज्ञात करके देखते हैं। D2 का फॉर्मूला यही वाला हो जाएगा, A3 माइनस A2। इसके निकालने के लिए तो इसमें से इसको हटाएंगे हम, है ना। लीजिए A3 का वैल्यू रखिए जरा सा। A3 यानी 3 नंबर स्थान पर क्या है, तो 1 2 3, तीसरा टर्म क्या है तो 3 है यहाँ, तो 3 माइनस A2 दूसरा टर्म क्या है 1 2, दूसरा टर्म है 5/2। इसका एलसीएम लीजिए जरा सा, यह होगा 2 2 3 6 माइनस 2 2 कटेगा तो यहाँ बचेगा, सॉरी 2 2 कटेगा तो यहाँ बच जाएगा 5। 6 में से 5 घटाइएगा तो क्या हो जाएगा भाई, 6 में से 5 घटाइएगा तो 1 हो जाएगा, है ना। तो 1/2 आ जाएगा। तो देखिए 1/2 1/2 दोनों क्या हो गया भाई, इसका सेम हो गया यहाँ पर। तो लिखेंगे यहाँ पर चूंकि D1 इजकल टू D2 है, D1 इजकल टू D2 है, मतलब कॉमन डिफरेंस इसका क्या है, सेम मिल रहा है, कांस्टेंट वैल्यू है, सबके बीच में यही होगा, इसलिए यह AP में है। इसलिए यह AP में है। अब जब AP में है तो क्या करेंगे भाई, इसका हम कॉमन डिफरेंस जो है वह लिखेंगे, है ना। चलिए कॉमन डिफरेंस हम लिखेंगे इसका, तो लिखेंगे इसलिए इसका कॉमन डिफरेंस, इसलिए D इजकल टू क्या होगा इसका 1/2 हो जाएगा आंसर। D इजकल टू यानी कॉमन डिफरेंस कहता है यदि कोई AP में है तो इसका सार्वअंतर ज्ञात कीजिए और इसका 3 गो पद और ज्ञात करना है। तो D का तो आंसर D हो गया 1/2, इसका सार्वअंतर, हमको 3 गो टर्म और ज्ञात करना है ना। तो देखिएगा 3 गो टर्म और ज्ञात करना है तो इधर ज्ञात कर लेते हैं भाई, इसको मिटा देते हैं। 3 गो टर्म और ज्ञात करना है, तो 3 गो टर्म देखिए तो जरा सा, ये है T1 T2 T3 T4 यानी 5 हमको ज्ञात करना है, इसलिए T5। और T5 का फॉर्मूला जरा सा लिखिए, A प्लस 5 से एगो कम 4 गुना D, तो A प्लस 4D। A का वैल्यू इसमें है 2 और प्लस 4 इंटू D क्या है, तो D आया है 1/2, है ना। अब देखिए यहाँ 2 प्लस है कटेगा 2 दूना 4, 2 प्लस 2 एकम 2 बराबर 4। T6 ज्ञात कीजिए। अब T6 का फॉर्मूला हो जाएगा A प्लस 6 से वो कम 5 गुने D, A प्लस 5D। तो A का वैल्यू है यहाँ पर 2 और प्लस 5 और गुना D क्या है तो 1/2 है ना। तो ये क्या हो गया भाई 2 प्लस 5 एकम 5/2। तो इसका जरा सा एलसीएम लीजिएगा, ही देखिए तो 2 हो जाएगा, 2 दूना 4 प्लस 2 2 कटेगा तो 5, तो ये क्या हो जाएगा 5 4 9/2 हो जाएगा, है ना। ये वाला 9/2 हो जाएगा। हमको 3 गो टर्म ज्ञात करना है, तो 1 2 तो निकल गया, अभी एक और निकालना है, मतलब T7 निकालना पड़ेगा। तो T7 निकालिए, तो फॉर्मूला लिखिएगा A प्लस
7 से कम एगो 6 गुना डी, तो 6 गुना डी है तो a प्लस 6d हो जाएगा, है ना। लीजिए तो a का वैल्यू क्या है, तो 2 रख दीजिए, अब प्लस 6 गुना d का वैल्यू क्या दिया, 1/2 पहले से आ चुका है, कटा सकते हैं 2 तिहाई 6, तो ये आ गया आपको 2 प्लस है, देखिए 3 एकम 3, है ना, तो क्या आ गया 3 2 5, इसलिए लिखेंगे, आप आराम से लिखिएगा 3 और पद, 3 और पद बराबर क्या है, 3 को पद उसका 5 यानी कि 4, उसके बाद क्या आया यहाँ देखिए 9/2, उसके बाद क्या आया 5, ये भी एक आंसर हो जाएगा। लेकिन उससे पहले यहाँ ये तो लिख चुके हैं इसलिए एपी में है, तो d = 1/2 हो गया इसका, है ना, 3 और पद इसका आंसर हो गया। ध्यान दीजिए इसमें 15 क्वेश्चन है, इस जो है चौथा का जो है क्वेश्चन, इसमें टोटल 15 क्वेश्चन है। हमने एक बताया पहला नंबर क्वेश्चन जिसमें कहा बराबर नहीं हुआ सार्वंतर, इसलिए लिख दिए कि वह जो है उसका d1 = नॉट d1 d2, वह सार्वंतर बराबर नहीं आया, इसलिए वह एपी में नहीं है। लेकिन जैसे ही दूसरा नंबर बनाया गया इसमें d1 और d2 बराबर आ गया, इसलिए हम लिखे यह एपी में है, इसका आंसर डी भी लिखे। इसमें 3 और पद निकालना था तो 3 और पद भी निकाल दिया गया। बाकी सारे के सारे इसका क्वेश्चन जो है ऐसे ही बनेगा। ध्यान दीजिए अब यहाँ पे बाकी क्वेश्चन मैं आपके लिए छोड़ रहा हूँ कि क्या आप में कुछ प्रगति है कि नहीं, कुछ बनाने आ रहा है कि नहीं, आप समझ पा रहे हैं कि नहीं। अगर समझ गए होंगे तो टोटल सॉल्व कर लेंगे, और अगर थोड़ा सा कमी होगा कुछ तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट कीजिएगा कि सर ये क्वेश्चन जो है 4 नंबर भी बना दिया जाए। अगर 5-10 क्वेश्चन ऐसे 5-10 इसका जो है क्या आते हैं कमेंट आते हैं बनाने के लिए, तो मैं इसको सोल्व करके वीडियो डाल दूंगा, अपलोड कर दूंगा। और हाँ एक बात याद रखिएगा, हमारा जो है वीडियो बनता है वो हफ्ता में 2 या 3 ही वीडियो आता है, लेकिन हम नवंबर से 1 नवंबर या जो भी तारीख से, लेकिन नवंबर से जो है स्पेशल मैथ और साइंस के लिए क्रैश कोर्स शुरू करने वाले हैं, है ना। सब कुछ हम रेडी कर चुके हैं, थोड़ा सा बाकी रह गया है, यानी कि पीडीएफ में नोट्स जो हम बना रहे हैं वो उससे हम पढ़ाएंगे, और वो वीडियो कंटिन्यू डाला जाएगा मैथ का और साइंस का, वो चलेगा स्पेशल क्रैश कोर्स के रूप में मैथ और साइंस के लिए। और अगर आपको उसका जो है पीडीएफ में नोट्स चाहिए होगा तो वो फ्री में मिलेगा। उसके लिए जो है सबसे पहले आप अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन पे प्रेस कर लीजिए, ताकि जो है क्या होगा जब वो क्रैश कोर्स जो है शुरू होगा और उसका नोट्स जो हम देने वाले होंगे तो सूचना डालेंगे, उसका नोटिफिकेशन आपको क्या होगा मिल जाएगा। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, बाय बाय।